हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन। आपका पहला सवाल है कि किस ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है? शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? किस ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून पर वर्ष सबसे बड़ा होता है। आप देख सकते हैं नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह है और 8वां ग्रह है। ठीक है, नेपच्यून जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है और 8वां ग्रह है। ठीक है, इसका 165 इसका घूर्णन काल जो है 165 पृथ्वी वर्षों का होता है। शनि की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो एक वर्ष में लगभग 29.5 पृथ्वी वर्ष लगती है। बृहस्पति एक वर्ष में लगभग 12 पृथ्वी वर्ष लगती है बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और पृथ्वी को आप सभी जानते हैं कि 365 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो मरकरी है, बुध है। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है, और यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। पृथ्वी तीसरे नंबर की ग्रह है। उसके बाद मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुध और शुक्र की कोई भी उपग्रह नहीं होते। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल लाल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ग्रह पर वलय पाया जाता है, तो वलय शनि ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और प्लूटो सबसे दूर स्थित ग्रह है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ये भी आप याद करके रखिएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, यौगिक ज्वालामुखी नहीं होते हैं। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी आप चित्र में देख सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो फटते रहते हैं और भविष्य में उनके फटने की संभावना अधिक बनी रहती है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात कर लिया जाए, वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से नहीं फटे हैं लेकिन उनमें भविष्य में फटने की क्षमता होती है। और तीसरे नंबर की मृत ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनमें अब मैग्मा और लावा बाहर नहीं आता और भविष्य में फटने की संभावना लगभग नगण्य होती है, उसे मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आइए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। अगला है बृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आते हैं तो बृहत ज्वार आता है। ठीक है, देखिए
बृहत ज्वार उस स्थिति में आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है और यह हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। ठीक है, जब पृथ्वी बीच में होती है तो पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आता है और जब चंद्रमा बीच में आती है तो अमावस्या के दिन ये दीर्घ ज्वार आती है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। प्रति चक्रवात की तुलना में चक्रवात कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं? सही आंसर हो जाएगा प्रति चक्रवात चक्रवात से बड़े होते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात जो है चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। आई बात समझ में? प्रति चक्रवातों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनका व्यास अक्सर चक्रवातों की तुलना में 25% अधिक होता है। प्रति चक्रवात में उच्च दाब प्रणालियां हैं जिनमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। आप देख सकते हैं केंद्र से और बाहर की ओर चल रही है। इनमें आमतौर पर साफ और निश्चित मौसम बनता है क्योंकि हवाएं ऊपर उठने के बजाय नीचे उतरती है। ठीक है, अगला कर लीजिए। प्रेयरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? प्रेयरी मिट्टी मानसूनी क्षेत्र में, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में या चीनी तुल्य जलवायु क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में। देखिए, प्रेयरी मिट्टी आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, प्रेयरी को आमतौर पर समशीतोष्ण घास के मैदानों के रूप में जाना जाता है जहां मध्यम वर्षा होती है। प्रेयरी क्षेत्र में मानसूनी, भूमध्य सागरीय, चीन तुल्य जलवायु की तुलना में अधिक नमी होती है और यह शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों से भी अधिक आर्द्र होता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश में 1859 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 1859 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में निकाला गया था। ठीक है, और 1859 में एडविन एल ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के टाइट सिल्वे में पहला सफल व्यावसायिक तेल कुआं खोदा था जिससे आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो वेनेजुएला ना होकर के अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया अल्पाइन, कांगो बेसिन निग्रिटो, कालाहारी बुशमैन, स्कैंडिनेविया नार्डिक। यहाँ मध्य एशिया में अल्पाइन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अल्पाइन लोग कहाँ पर पाया जाता है? यूरोपीय आल्प्स पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, जबकि कांगो बेसिन में निग्रिटो, कालाहारी में बुशमैन और स्कैंडिनेविया नार्डिक देश आते हैं। अगला है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया। इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर के रूप में है? ठीक है, यानी एड्रियाटिक सागर से किस देश की सीमा मिलती है? देखिए, अल्बानिया से मिलती है, बोस्निया हर्जेगोविना से मिलती है, क्रोएशिया से मिलती है, मैसेडोनिया से यहाँ पर एड्रियाटिक से सीमा नहीं मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, चित्र ले लेते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं एड्रियाटिक सी, इसके साथ किसकी सीमा लगी है? अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया की सीमा लगती है। ठीक है, जबकि मैसेडोनिया यह एक लैंड लॉक कंट्री है, इसकी कोई भी सीमा एड्रियाटिक सागर या किसी अन्य समुद्र से नहीं लगती है। आई बात समझ में? चलिए अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। यानी उपयुक्त में से कथनों में कौन सही है? तो 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए,
असम की बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं असम भूटान से लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। ठीक है, ये कथन यहाँ पर सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से लगती है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, भूटान से भी लगते हैं और नेपाल से भी लगती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी कथन यहाँ पर से। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, तो मिजोरम यहाँ पर है तो इसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लग रही है, तो ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इन्हें हिमालय से भी पुराना माना जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, इसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद आपका नर्मदा। ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चित्र ले लेते हैं, आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और पूरब की ओर बहती हुई सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर कुल लंबाई। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 मीटर। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से निकलती है 1465 किलोमीटर और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है 1312 किलोमीटर और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्रवर्षा उड़ीसा में, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों। आंधी उत्तर प्रदेश की विशेषता है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल की विशेषता है, लो उत्तर पश्चिमी भारत में चला करती है, ये भी सही है। आम्रवर्षा कहाँ होती है? केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, केरल और कर्नाटक राज्यों में आम्रवर्षा होती है और यह बारिश आमों को जल्दी पकाने में मदद करती है, इसलिए इसे आम्रवर्षा कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? दक्षिण का पठार, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय से लेकर आपको अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक परिवर्तन होता है, क्योंकि इस निचली ढलानों पर उष्णकटिबंधीय वन है और बहुत अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति जैसे झाड़ियां, घास और काई पाई जाती है। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है आपके कमेंट से हमें पता चलेगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है, जो भारत के कुल कपास उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक आते हैं। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो सल्फर उत्पादन में आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। ऑप्शन में के अनुसार असम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में गंधक यानी सल्फर का उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, जो कुल उत्पादन का 11% हिस्सा उत्पादित करता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और असम का स्थान है। चूंकि असम को छोड़कर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए असम इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अमलाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अन्नामलाई छत्तीसगढ़ शहडोल जिले के पास मध्य प्रदेश की सीमा पर है। बल्लारपुर महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले में है। ब्रजराजनगर उड़ीसा झारसुगुड़ा जिले में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी जिले में है। तो सभी यहाँ पर सुमेलित है। चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? वाराणसी है, कन्याकुमारी है, नागपुर भी है, कोयम्बटूर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। लेकिन अब इसे राजमार्ग संख्या 44 के नाम से जाना जाता है और ये भारत के उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी नहीं या वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।